नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपशिष्ट प्रबंधन, जहां से निश्चित ही आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में एक प्रश्न जो है वह बिल्कुल आएगा और 100% आएगा। और ये भी कहता हूं कि इस क्लास से आपके वह प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस ये आपको देखनी है। अपशिष्ट प्रबंधन से जो है वह जितने भी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं 2024 और 25 में, वो हमने शामिल किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए। निम्न 3 आर किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? बताइए, निम्न में से 3 आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो 3 आर मतलब विद्यार्थी हो जाता है आपके रिड्यूस, क्या हो जाता है? रिड्यूस, रीयूज, रीयूज मतलब आपके पुनः प्रयोग करें, और पुनः चक्री मतलब रिसाइकल, पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल। और आपको 5 आर आपको ध्यान में रखने। एक और हो जाएगा आपके रिफ्यूज, कौन सा हो जाएगा? रिफ्यूज हो जाएगा। और एक और कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? रीपर्पस, कौन सा हो जाएगा? रीपर्पस हो जाएगा। ये आपको 5 आर ध्यान में रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अपना राइट आंसर डी रहेगा। रिड्यूस कम करें, रीयूज पुनः उपयोग प्रयोग करें, और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रित करें। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब अगला देखिए, नेक्स्ट। अगला आपका है, कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 में से एक है? मैंने आपको 5 आर बताए थे, 5 आर बताए थे, जिनमें से आपके रिफाइन तो नहीं बताया, रिपे भी नहीं है, रिचार्ज भी नहीं है, तो रिफ्यूज हो जाएगा। रिफ्यूज हो जाएगा। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में आपके आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस कौन सी है आपको बताना है विद्यार्थी। हरित गृह गैस में आपके जो है वह एक कार्बन डाइऑक्साइड आती है, एक नाइट्रस ऑक्साइड आती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, CFC का क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो आपका राइट आंसर ए विकल्प रहेगा। रीड 2022 में छपा था ये प्रश्न। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अब अगला देखिए, उससे पहले आपको ये पढ़ लेना है कि ग्रीन हाउस गैस जो है हरित गृह में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, CFC पाया जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है, और जल वाष्प भी होती है, जिसमें CO2, ये आपके CO2 की मात्रा कितनी होती है? 60%। आगे प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। मेथेन की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? 20%। और नाइट्रस ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? 6% होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती है 14%। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे प्रश्न आने वाला है। देखिए, आगे प्रश्न है आपका, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय का प्रमुख कारण है? ये आपके CET 2023 में प्रश्न आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बताइए क्या हो जाएगा? बताइए सभी विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा IR, है ना। IR किरणों का CO2 एवं H2O का द्वारा पुनः, तो डी विकल्प आपका सही रहेगा, पुनः चक्रण, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? डी विकल्प रहेगा इसका। ओके, डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका, निम्न गैसों में से कौन सी गैस जो है वह हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? हरित गृह जो प्रभाव है उसमें आपके योगदान नहीं देती। बहुत सारे एग्जाम में आया वो प्रश्न है, और इसके अलावा नर्स 2024 में भी यह प्रश्न आया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, नाइट्रोजन होती है, बिल्कुल होती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसमें नाइट्रोजन की कितनी रहती है बताइए? नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की तो होती है 60%, मीथेन की कितनी होती है? 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कितनी होती है? 14%। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? इनमें से कौन सी नहीं रहती? नाइट्रोजन नहीं रहती। ए विकल्प आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान है, बताइए। विश्वव्यापी उष्णता में जो है वह मीथेन का योगदान कितना है? अभी हमने पढ़ा था, मीथेन का योगदान कितना है बताइए? 20% है। कितना है? 20% है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? बताइए। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा। अगला देखिए, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? बताइए। जैव चिकित्सीकरण अपशिष्ट का अगर हम निपटारा करेंगे तो वह उसका भस्मीकरण कर देंगे, भस्म कर देंगे, या फिर उसको जला देंगे, है ना। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन। ओके, बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। उससे पहले आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए,
अपघटीय क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो है जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। देखिए, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या है कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटक हो जाता है वह कहलाते हैं आपके जैव निम्नीकरण अवशिष्ट, ओके, अपशिष्ट। और अजैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट है वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। इनके अंतर्गत, अजैव के अंतर्गत आपके जो है प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, ऐसे सब आ जाते हैं। जैव के अंतर्गत आपके कृषि के अपशिष्ट आ जाते हैं, जैव चिकित्सक अपशिष्ट आ जाते हैं, रुई, पट्टियाँ, रक्त के मांस के टुकड़े, ये सभी आ जाते हैं जिनका अपघटन हम कर सकते हैं एक प्रकार से। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है। अब आपको पूछा है कि जैव निम्नीकरण जो है वह अपशिष्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, केले का छिलका, जूट का थैला, नारियल के रेशे और पॉलीथीन थैली एवं पुनर्चक्रण किया जा सकता है। बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो पॉलीथीन की थैली, डी विकल्प आपका सही रहेगा। ओके, ये आपके अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अगला देखिए, जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खाद किस प्रकार से बनाई जाती है, घरेलू कचरे से बना सकते हैं, कृषि अपशिष्ट से भी बना सकते हैं। सी विकल्प आपका सही रहेगा, घरेलू और कृषि के अपशिष्ट से जो है हम जैविक खाद बना सकते हैं। सी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटारा के लिए उपयुक्त है, तो वह कौन सी है, बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटारा के लिए उपयुक्त है तो वह हो जाएगा विद्यार्थी भस्मीकरण। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, भस्मीकरण। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे, जला दे या फिर उनको भस्म कर दे। अगला प्रश्न आपका, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव चिकित्सक अपशिष्ट निपटान की जो उपयुक्त तकनीक है, पानी में निपटान नहीं करेंगे, पानी प्रदूषित हो जाएगा, जला देंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जला देंगे। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। फलों एवं सब्जियों के छिलके का प्रयोग किया जा सकता है, गोबर अपशिष्ट का किया जाता है, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, लेकिन तेल व पेंट का प्रयोग नहीं कर सकते। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी सही रहेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सूची जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है, बताइए आपका राइट आंसर। 2025 में लेटेस्ट प्रश्न है, जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है, तो फलों और सब्जियों के छिलके, चमड़ा का सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर एवं कृषि अपशिष्ट, ये पहला ही ऑप्शन आपका जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ गया। एल्यूमिनियम नहीं आएगा, कांच के टुकड़े नहीं आएंगे, प्लास्टिक की बोतलें नहीं आएगी। ए विकल्प आपका सही रहेगा। ओके, ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके, और मैंने आपको बताया यहाँ से आपके वैसे भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।